नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आप देख रहे हैं देश का सबसे पुराना और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज। और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 कार्यक्रम ताल ठोके में आपका स्वागत है। आज बात किसकी होगी? आज बात राहुल गांधी की भी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी होगी, क्योंकि पूर्वोत्तर में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है और दूसरी तरफ राहुल कैम्ब्रिज में थे और उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के बारे में कुछ टिप्पणियां की। वो कैम्ब्रिज में एक कॉलेज के अंदर लेक्चर देने गए थे, वो खुद उसी कॉलेज के पढ़े हुए हैं, ऐसा बताया जाता है, एक अन्य नाम से, सुरक्षा कारणों से। लेकिन राहुल गांधी ने वहां क्या क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें लगता है देश में लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी ने और क्या कहा? राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उनके और उनके साथियों के फोन टेप किए जाते हैं, उनकी जासूसी होती है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि लोकतंत्र में विपक्षी नेताओं को परेशान किया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनकी आवाज को सुना नहीं जाता है। यह भी कहा कि संसद, न्यायपालिका और साथ ही साथ फ्री प्रेस जो हैं, उनको लगता है कि इन इंस्टीट्यूशंस के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने खिलवाड़ किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है? नरेंद्र मोदी ने कल जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत में कहा कि हमारा काम ही हमारा सब कुछ है, जो सेवा भावना है, जो लगातार काम करने की हमारी ताकत है, ये तमाम चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को लगातार चुनाव में जिताती जाती है। उनका यह कहना है कि बिना रुके काम करना यह भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा एसेट है। अब सवाल यह है कि 2023 के 3 सेमीफाइनल, 3 राज्यों का यह सेमीफाइनल था, नॉर्थ ईस्ट के राज्य थे, लेकिन इसके बावजूद इसे शुरुआत कहा जा रहा था। 2023 के सेमीफाइनल के बाद 2024 का जो आम चुनाव का फाइनल होना है उसमें। अब ऐसे में विपक्ष कहां खड़ा है, सत्ता पक्ष कहां खड़ा है? क्या ब्रांड मोदी, जो G20 के बाद और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर एक सर्वे में नरेंद्र मोदी लगातार उभरे हैं, लगातार वो सर्वे में टॉप कर रहे हैं, ऐसे में क्या उनकी काट ढूंढ पाएगा विपक्ष? आइए अभी तक का एक अपडेट देख लेते हैं। और आज फेस ऑफ होगा। 2 बहुत बड़े नेता, एक कांग्रेस पार्टी से रोहन गुप्ता प्रवक्ता है और मीडिया सेल सोशल मीडिया के इंचार्ज भी हैं वो कांग्रेस पार्टी के। दूसरी तरफ मेरे साथ अमित माली भी होंगे, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के जो सोशल मीडिया का हैंडल होता है उसको संभालते हैं अमित जी, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। इन दोनों से बात होगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं अपडेट राहुल जी वर्सेस मोदी जी। Indian democracy is under pressure, is under attack, right? I'm an opposition leader in India, and we are navigating that space. में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कितनी आस्था है, एक मजबूत आशावाद है। Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. इस तरह तिरस्कार की भावना से देखकर कांग्रेस बहुत बड़ी गलती कर रही है। देश को बदनाम करने की ये साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। वो बार बार बोलते हैं कि प्रूफ दो, लोगों को मालूम रहता है लेकिन लोग बोलने के लिए तैयार नहीं होते, तो तब उसका फायदा वो उठाते हैं। Been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone. So this is a constant pressure that we feel. जब कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा ही नहीं है क्योंकि सरकार को सुननी नहीं बात। सरकार सिर्फ फोन सुन रही है, बात सुन रही नहीं है। गंभीर आरोप है और इस पर संसद में भी बहस हुई है, लिहाजा सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि श्री राहुल गांधी के वक्तव्य में कितनी सत्यता है। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा।
कंट्री में जो चीज़ें हो रही है उसको अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं तो जो लोकशाही है वो दबाने का प्रयत्न ये भाजपा और केंद्र सरकार एंड लोकल सरकार के माध्यम से हो रहा है। राहुल जी ने देश को और देश के लोकतंत्र को अपमानित किया है। ठीक है, तो अब सीधे जुड़ते हैं दो प्रवक्ताओं से। रोहन गुप्ता जी मेरे साथ है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, और अमित मालवीय जी युवा तेज तर्रार और साथ ही साथ सोशल मीडिया के प्रभारी। दोनों सोशल मीडिया संभालते हैं अपनी अपनी पार्टी का। सबसे पहला सवाल अमित मालवीय जी, क्योंकि मैंने राहुल जी से शुरू किया और राहुल जी ने आज कई सारे एलिगेशंस लगाए हैं। आपके नेतृत्व में, आपके पार्टी के नेतृत्व में देश का लोकतंत्र खतरे में है। कैसे खतरे में है? दबाव में है, वो दबाव के अंदर ये लोकतंत्र काम कर रहा है। अमित जी क्या कहेंगे राहुल गांधी जी के इस आरोप पर? देखिए कितना हास्यास्पद है दीपक जी कि जिस दिन हमारे देश में 3 प्रदेशों में चुनाव होते हैं, उनके परिणाम आते हैं और कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाता है, उस दिन राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। सिर्फ इसलिए क्योंकि जनादेश आपके पक्ष में नहीं है, जनाधार आपका घट रहा है, आप सिमटते जा रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। ये वही देश है जिसने चुनाव दर चुनाव लोकप्रिय सरकारें चुनी और अलोकप्रिय सरकारों को सत्ता से हटाने का काम किया है। नागालैंड, मेघालय के चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों प्रदेश ईसाई बहुल प्रदेश है। लगभग 85 से 90% आबादी वहां पर ईसाई धर्म को मानती है। जनजातीय समाज से लोग आते हैं और अगर ऐसे प्रदेशों में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को बहुत बड़ी जीत मिलती है और बढ़त मिलती है और विपक्ष के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो वो लोगों के इस निर्णय पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नागालैंड में तो कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई, मेघालय में मात्र 3-4 सीट पर सिमट के रह गई और त्रिपुरा में भी उनकी हालत खस्ता रही। ये ऐसे प्रदेश है जहां पर एक समय पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा करता था। लेकिन ये सिर्फ इन 3 प्रदेशों की कहानी नहीं है, ये अन्य सभी प्रदेशों की कहानी है जहां पर कांग्रेस पार्टी आज सत्ता में है और जहां पर शासन अब भी उनके हाथों में है। लगभग सिमट चुकी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को यह समझना होगा कि अपने गिरेबान में झांकने के देखने का समय आ गया है। बार बार जनता को ये कहना कि उनका निर्णय ठीक नहीं है और सिर्फ क्योंकि उनका निर्णय उनके पक्ष में नहीं है इसलिए लोकतंत्र खतरे में नहीं है, ये लोकतंत्र का अपमान है। जहां तक राहुल गांधी ने इंस्टीट्यूशंस की बात करी, उन्होंने विदेशी सरजमीन पर जाकर पेगासस की भी बात करी। मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट पर और हिंदुस्तान की न्यायिक प्रक्रिया पर आपको विश्वास नहीं है? जब सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमिटी ने पेगासस के पर लगाए गए जितने आरोप थे वो खारिज कर दिए, तब भी आप इस प्रकार के झूठ और मैं आऊंगा, पेगासस पे भी आऊंगा। अमित जी एक मुद्दा, पहले लोकतंत्र के खतरे पर बात कर लेते हैं। लोकतंत्र के खतरे की बात भी अगर दीपक जी करें तो जिस समय पूरे विश्व भर के 20 आला विदेश मंत्री हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है, ऐसे वक्त में राहुल गांधी का विदेश में जाके कहना कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है, उनकी मंशा को दर्शाता है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जब भारत में कुछ महत्वपूर्ण हो रहा होता है, उसके लोकतंत्र की साख बढ़ रही होती है, तभी राहुल गांधी इस प्रकार के बयान क्यों देते हैं? ठीक है, मैं यही सवाल रोहन जी से पूछता हूं। रोहन जी आप सवाल का जवाब दीजिए जो आपसे अमित जी ने पूछा है कि जब कुछ बड़ा होता है, भारत की छवि विदेश में बढ़ती है, तब राहुल जी को ये लोकतंत्र के लिए खतरा क्यों नजर आता है? और दूसरा, क्या 3 राज्यों के मैंडेट का आप सम्मान नहीं करते? उसी लोकतंत्र ने कल 3 राज्यों में निष्पक्ष चुनाव कराए और ऐसे चुनाव करवाए जो बिना बम, बंदूक और गोली के, वो भी त्रिपुरा और नागालैंड जैसे इलाकों में जहां पर इंसर्जेंसी एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। और त्रिपुरा में तो पॉलिटिकल वायलेंस आप खुद जानते हैं राहुल जी, राहुल जी भी जानते हैं त्रिपुरा की पॉलिटिकल वायलेंस पे। रोहन जी मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि कैसे लगता है आपको और राहुल जी को कि लोकतंत्र खतरे में है?
देखिए दीपक जी, पहले तो मैं ये बता दूं, ये भाजपा का एक नया स्टाइल हो गया है कि जैसे ही सरकार का जो क्रिटिसिज्म होता है, सरकार की नीतियों के खिलाफ हम बोलते हैं और देश के लिए बोलते हैं, उसको भारत के खिलाफ बोल देते हैं। भाजपा भारत नहीं है, भारत हम सब लोग हैं, जिसमें भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, दीपक चौरसिया भी है, सारे मीडिया है, सब कुछ है, सब कुछ मिलके भारत है। और अगर भारत के साथ या उसके संविधान के साथ या उसके लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का कोई भी प्रयास करेगा तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है, क्योंकि कांग्रेस की जिम्मेदारी आजादी से पहले भी रही है और बाद में भी रही है, उसका विरोध करेंगे। मुझे बताइए दीपक जी, क्या किसी सरकार का जो लोकतंत्र पे अतिक्रमण होता है उसके बारे में आवाज उठाना या बोलना क्या गुनाह हो गया? ये देश का अपमान नहीं है। हर बार ये पुरानी जो स्ट्रेटेजी है, बीजेपी को समझना पड़ेगा कि देश समझ चुका है। मैं उसके एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं काफी। मैं नोटबंदी से शुरुआत कर रहा हूं। देश की पार्लियामेंट सबसे सर्वोपरि है। देश की पार्लियामेंट को साइड में करके देश के ऊपर नोटबंदी थोप दी गई, जिसमें हजारों लोग मरे, देश का 20 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, कोई कालाधन वापस नहीं हुआ और हम लोग चुप रहे, हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाए। जीएसटी, जो देश का जो छोटा व्यापारी है, जो देश की जान है, आज जो लोग ढोल पीट रहे हैं भाजपा, वो उनकी मेहनत नहीं है, ये देश के छोटे व्यापारी की, मझले व्यापारी की, उद्योग सबकी मेहनत है, जिसके कारण भारत आगे बढ़ रहा है। आज उसकी कमर तोड़ दी, कितने लोगों ने आत्महत्या की, कितने लोगों ने अपना धंधा बंद कर दिया। उसके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप उसको सिस्टमेटिक तरीके से लाइए, उसको आप बहुत बड़ा वो मत बनाइए। अगर उसके भी लोग बोले तो भी हम लोग कराते हैं। चीन की हम बात करें, कोई गुस्सा नहीं है, ये बयान हमारा नहीं था दीपक जी, हर रोज डिटेल्स आ रही है कि डेप्सांग में आज भी चीन घुसा हुआ है, 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे उसका कब्जा है, 20 जवान हमारे शहीद हो गए, तो भी कोई कुछ नहीं बोल सकता है। जो भी उनके खिलाफ बोले वो उनका दुश्मन हो जाता है। हम अर्थतंत्र की बात करें तो हम दुश्मन है। मैं आपको एक चीज दीपक जी, बहुत बड़ी चीज याद दिलाना चाहूंगा। जब काले कानून पास किए गए पार्लियामेंट में, तब हमारे सांसदों ने विरोध किया, राज्यसभा में बैठे, तब उनके हमारे जो सांसद थे उनको वहां से हटाया गया, निष्कासित किया गया। क्यों? हमने आवाज उठाई कि चर्चा के बिना अपने काले कानून देश के ऊपर क्यों थोप दिए। उसके बाद 1000 से ज्यादा जो हमारे किसान वो मर जाते हैं ठंड में। मेरा एक छोटा सा उसके बाद जब पंजाब का आपने नोटबंदी और जीएसटी की बात की, सुनिए मेरी बात, एक मिनट, आपने नोटबंदी और जीएसटी की बात करी, आप सब मुद्दों को मिला रहे हैं, इससे लोकतंत्र को खतरा। नोटबंदी और जीएसटी, इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव हो गए, मोदी जी और ज्यादा सीटों के साथ जीत गए, तो ये तो जनता का मैंडेट है ना, यही तो लोकतंत्र है। मैं वही बता रहा हूं, जीएसटी को तो एक्सेप्ट कर लिया देश की जनता ने वोट के माध्यम से। नहीं दीपक जी, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको वही बता रहा हूं। देखिए यही तो स्टाइल है ना, पहले आप थोप दो, विदाउट एनेस्थेसिया जनता के ऊपर ऑपरेशन कर दो, और फिर आप, मैं आ रहा हूं उसी के ऊपर, पहले किस प्रकार से देश पे वार हुआ और वार करने के बाद जो लोग ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, उसकी आवाज को कुचलने का प्रयास हुआ। वो मीडिया हो, आप हो, मैं हूं, विपक्ष हो, हर आदमी जिसने इनके खिलाफ आवाज उठाई उसको कुचलने का प्रयास। दो ही चीज, या तो हिंदू मुसलमान करेंगे या फर्जी राष्ट्रवाद करेंगे, ये दो ही सहारे पे ये लोग जीते हैं। कहीं ना कहीं आवाज दबा के ये अभी तक तो सफल रहे, अभी नहीं होंगे। कोरोना में इनका मिसमैनेजमेंट हुआ, कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई, उसमें भी ये चुप हो गए। काले कानून लाए, उसमें भी चुप हो गए। चीन के मुद्दे पे ये, तो जब देश के ऊपर, देश की संप्रभुता पे वार होगा तो कांग्रेस पार्टी तो बोलेगी। आप क्यों डर रहे हैं? रही बात, इन्होंने बात की 3 राज्यों की, मैं बता दूं कि सब जगह पे कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है। वहां पे हमारी पार्टी के जो बड़े नेता हैं पार्टी छोड़ के चले गए, फिर भी कांग्रेस पार्टी लड़ी। और भाजपा के जो हमारे साथी हैं वो भूल जाते हैं कि जो बाई इलेक्शन, सुन लीजिए दीपक जी, 30 सेकंड, भाजपा के साथी मेरे भूल जाते हैं जो बाय इलेक्शन महाराष्ट्र में हुए, 33 साल के जो उस पे इनका जो भाजपा का कमल था वो क्यों मुरझा गया? क्योंकि देश की जनता समझ चुकी है कि अब नफरत नहीं चलेगी। कितना अतिक्रमण आप करोगे? जिस प्रकार से बुलडोजिंग हो रहा है महाराष्ट्र में हमारे लोकतंत्र के ऊपर, देश की जनता समझ गई। महाराष्ट्र ने करारा जवाब दिया है, दोनों सीट पे हारते, अगर दूसरे सीट पे अपक्ष नहीं होता वहां पे भी हारते। क्यों हो रहा है ये सब? उनको समझना पड़ेगा कि आप कितना भी अतिक्रमण करो, पर हर चीज की एक लिमिट आती है। शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा कि आप जुडिशरी का आवाज बंद करके आप अपना काम कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं अब जाऊंगा, अब मैं एक स्टेटमेंट सुनाता हूं राहुल जी का, और उस पर पहले अमित जी का रिएक्शन लूंगा, फिर मैं रोहन जी का लूंगा। सबसे पहले आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में क्या क्या कहा भारत के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, बाकी चीजों के बारे में, और कैसे उन्होंने विपक्ष की आवाज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रखी है। सुनिए राहुल गांधी का यह बयान। Indian democracy is under pressure, is under attack, right? I'm an opposition leader in India, and we are navigating that space. What's happening? The
institutional framework which is required for a democracy, parliament, a free press, the judiciary, just the idea of mobilization, just the idea of moving around, these are all getting constrained. So we are facing an attack on the basic structure of Indian democracy. You can see that picture. That picture is taken in front of Parliament House, and that's where a whole bunch of opposition members of Parliament were just standing there talking about certain issues, and we were just locked up and put in jail. And that's happened 3 or 4 times, right? And it's happened relatively violently. That's just an example. And you've also heard of the attack on minorities, the attack on the press. So you get a sense of what is going on. Now, the one way I like to think about it is that Indian democracy is a public good, okay? Because it is by far the biggest democracy. At least 50% of people who live in a democratic space live in India. And so preserving and defending Indian democracy is more than just about India. It's actually about defending the democratic structure and the democratic system on the planet. तो राहुल जी ने कई बातें कही. उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो डेमोक्रेसी के लिए बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो अंडर प्रेशर है, अटैक हो रहा है. उन्होंने मुद्दा उठाया कि अपोजिशन के नेता अगर बोलते हैं तो उन्हें जेल के अंदर डाल दिया जाता है. उनके साथ 2-3 बार ऐसा हुआ. उन्होंने ये भी कहा कि प्रेस और साथ साथ माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक हो रहे हैं. अमित जी, मेरा सीधा सवाल, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संघ परिवार पर आरोप लगता है कि आप लोग अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं. वही बात जो है कई पॉलिटिकल पार्टी कहती है, विपक्ष भी कहता है. सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट भी आजकल नए ढंग से मांगना शुरू हो चुका है. जो अलायंस बन रहा है उसमें मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये अल्पसंख्यकों पर अटैक, इस आरोप को आप कैसे लेंगे? ये तो आप पर चस्पा है ना सालों से. और आदर में मुसलमान क्या है? गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. वहां 35% अल्पसंख्यक आबादी रहती है. नागालैंड में हमारी गठबंधन की सरकार है. वहां पर 85 से 90% आबादी अल्पसंख्यकों की है. मेघालय ईसाई बहुल प्रदेश है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. आज अल्पसंख्यकों का अगर सबसे अच्छा हाल किसी प्रदेश में है तो वो गुजरात में है, जहां पर कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. और अगर अल्पसंख्यकों का कहीं पर सबसे बुरा हाल है, और ये जानकारी मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूं, ये एक सच्चर कमेटी रिपोर्ट जो यूपीए के कार्यकाल में आई थी उसके हवाले से दे रहा हूं, सबसे बुरा हाल माइनॉरिटीज का पश्चिम बंगाल में है, जहां पर आजादी के बाद आज तक भारतीय जनता पार्टी की कभी सरकार नहीं रही. तो अगर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है तो गुजरात में उनकी हालत बहुत खराब होनी चाहिए थी. गोवा, नागालैंड, मेघालय जैसे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार नहीं होनी चाहिए थी. और पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यकों के घर में दूध और दही की नदियां बहनी चाहिए थी. लेकिन हो बिल्कुल उल्टा रहा है. मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा, 2014 के बाद से लगातार इस प्रकार के बयान विपक्ष की तरफ से आते रहे. पहले कहा गया कि गिरजाघरों पर पथराव किया जा रहा है, फिर लिंचिंग की बात करी गई, फिर बीफ कंट्रोवर्सी को खड़ा करने का काम किया. ये जो तमाम इस प्रकार के नैरेटिव विपक्ष खड़ा करने की कोशिश कर रहा है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके जो अल्पसंख्यक की राजनीति है, जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, वो उस पूरे चौखटे में ठीक से बैठती है. इसलिए ये इस प्रकार की राजनीति करते हैं. और अगर आपको याद होगा जब वाजपेयी जी, आप पर यह भी आरोप है कि आप मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को डरा कर रखते हैं, इसलिए चुप रहते हैं वो आपके राज्यों में. मैं आता हूं उस पर, मैं आता हूं अभी उस पर. आप मुझे एक बात बताइए, जिसी प्रकार का नैरेटिव जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब भी खड़ा करने का प्रयास किया गया. उन दिनों में सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, मीडिया को दबा के रखा जाता था, इसलिए इस प्रकार की जानकारियां बाहर नहीं आती थी. और मीडिया क्योंकि लेफ्ट लीनिंग हुआ करता था, वाम विचारधारा से जुड़ा हुआ था, इसलिए वो इस प्रकार के नैरेटिव को और खड़ा करते थे. अब जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि हम माइनॉरिटीज को डरा कर रखते हैं, आप मुझे बताइए, ट्रिपल जो तलाक है उसके कानून को हटाना और
50% मुसलमानों की आबादी को सशक्त करना, ये मुसलमानों को डराने का काम है या महिलाओं को सशक्त करने का काम है? आप मुझे बताइए, क्या मुसलमान महिलाओं को अधिकार नहीं देने चाहिए? और अगर भाजपा ऐसा करे तो क्या हम मुसलमानों को डरा रहे हैं? क्या हम माइनॉरिटीज को डरा रहे हैं? अब जब हम स्कॉलरशिप की बात करते हैं, उसमें जो माइनॉरिटी बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, तो क्या हम उनको डरा रहे हैं या उनको शिक्षित कर रहे हैं? उसी प्रकार से उज्ज्वला, जब हमने सिलेंडर बांटे और मुस्लिम महिलाओं को वो सिलेंडर मिले, तो क्या हम उनको डरा रहे थे? जब हमने शौचालय बनवाए और उसमें कई शौचालय मुस्लिम महिलाओं के घरों में बने, तो क्या हम उनको डरा रहे थे? जब हम सुरक्षा की बात करते हैं और मुस्लिम बहनें सुरक्षित महसूस करती हैं, तो क्या हम उनको डरा रहे थे? जब हम लोन देते हैं छोटे उद्यमियों को, तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में जो शिल्पकार हैं वो मुसलमान हैं और उनको वो लोन मिलता है, तो क्या हम उसको डरा रहे हैं? ये तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर विपक्ष के पास जवाब नहीं है। विपक्ष, एक मिनट, मैं सिर्फ 30 सेकंड में अपनी बात कहूंगा। विपक्ष राजनीति करना चाहता है औरंगजेब और टीपू सुल्तान की। ये एपीजे अब्दुल कलाम की बात नहीं करना चाहते, ब्रिगेडियर उस्मान की बात नहीं करना चाहते। जो मुसलमान देश परस्त रहे हैं, वतन परस्त रहे हैं, उनकी बात कांग्रेस और विपक्ष नहीं करती। वो लोग जो आक्रांता रहे हैं उनको मुसलमानों के साथ जोड़कर उनकी राजनीति करी जाती है। मुस्लिम समाज को पीछे रखने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये तथाकथित सेक्युलर पार्टियां हैं और कांग्रेस उसमें अव्वल नंबर पर है। आपको ध्यान होगा, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने शाहबानों को एल्यूमनी देने से मना कर दिया था। तो ये ठीक है, यही रुकते हैं अभिजीत। मैं सीधे सवाल अब रोहन गुप्ता जी से लेता हूं। हम थोड़ा जवाब छोटा छोटा रखें तो ज्यादा बेहतर होगा, दर्शक आसानी से समझ जाएंगे, इसीलिए मैं एक एक मुद्दे की बात कर रहा हूं। लंबा जवाब दिया अमित मालवीय जी ने। रोहन जी, आपके पास भी पूरा वक्त है। मुझे बताइए, जो परसेप्शन आप पैदा करते हैं कि माइनॉरिटी को डरा रहे हैं, माइनॉरिटी को डरा रहे हैं, तो इसका काउंटर रिएक्शन भी होता है। मेजोरिटी आपके खिलाफ हो जाता है और आपको उतने वोट नहीं मिलते जो भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं। क्या आपको लगता है कि ये नैरेटिव भी, और AK एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में 2014 के इलेक्शंस के बाद कहा गया था कि हमारी छवि जो है प्रो मुसलमान बहुत ज्यादा बन गई है, इससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, आप क्या कहेंगे? दीपक जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और जो भाजपा प्रवक्ता का जवाब था उसी में ही मेरा जवाब छिपा हुआ है। देखिए दीपक जी, इनको ना हिंदुओं से प्यार है ना मुसलमान से प्यार है, इनको सिर्फ अपनी सत्ता से प्यार है। जो भी इनका विरोधी है वो देशद्रोही है, वो भले हिंदू हो, वो मुसलमान, वो आप हो, मैं हो, जो भी आदमी इनका विरोध करेगा या इनकी पोल खोलेगा वो इनके लिए देशद्रोही सत्ता से प्रेम होता है। आपको भी एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर इनको भी है, क्या दिक्कत? सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा जवाब खत्म होने दीजिए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। क्यों मैं बोल रहा हूं कि हिंदुओं से प्यार नहीं है? जब कश्मीरी पंडित की हत्या होती है कश्मीर में, तब इनके मुंह में दही जम जाता है। जो किसान मरे थे 1000, उसमें ज्यादातर हिंदू मरे थे, तब उनके मुंह में दही जम गया था। कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, हिंदू मुसलमान की बात बंद हो गई उनके मुंह पे। तो मेरा यह कहना है कि इनकी जो राजनीति एक परसेप्शन क्रिएट करने में सफल होते हैं। हम भी हिंदू हैं, हम भी हमारे सर्कल में जब बात करते हैं, एक परसेप्ट पर कुछ नहीं किया इन्होंने। आज उनका एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले ही आया था कि बीजेपी ने माइनॉरिटी आउटरीच का प्रोग्राम लॉन्च किया। संघ के ज्यादा बड़े बड़े लीडर मुस्लिमों को मिलते हैं और टीवी में आके क्या बोलेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। ये परसेप्शन वो लोग क्रिएट करें, उनको सिर्फ वोट से मतलब है। इनको जहां से भी वोट मिलेंगे वो इनका साथी है और जहां से वोट नहीं मिलेंगे वो इनका विरोधी है। ना हिंदुओं से प्यार है ना मुसलमान से। मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ इनकी सत्ता वाली राजनीति है। और यही चीज राहुल जी ने ये क्या कहा, जो भी हमने मुद्दे उठाए, अभी आपने देखा होगा जुडिशरी की हम बात करें, हमारे जजेस ने ओपनली कहा, जो कॉलेजियम की उन्होंने बात की, सरकार को उससे भी आपत्ति है। ये पहली बार हुआ इतने साल के शासन में कि एक सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट का भी विरोध करने से नहीं बाज आ रही है। कल हमने देखा इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के बारे में क्या कहा सरकार, उसमें भी ये सरकार विरोध करिए कि नहीं, इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट तो हम ही करेंगे, हम ही सब कुछ करेंगे। तो ये सारी चीजें दिखा रही है कि जो लोकतंत्र के सहारे पे आप और हम यहां बैठे हैं, सारे देश खत्म हो रहे हैं, हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं? वही जो नींव जो मजबूत है, ये लोग उसको कमजोर कर रहे हैं। मैं देश की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा, ये आप और मेरे कारण है कि इतना हिलाने के बाद भी, इतना कमजोर, इतनी मेहनत करने के बाद भी भाजपा हमारी जो नींव है प्रयास कर रही है, पर हम कमजोर होने नहीं देंगे। लॉन्ग टर्म में देश की जनता की और लोकतंत्र की जीत होगी। ये चुनाव की बात कर रहे हैं दीपक जी, हर चुनाव में जो इनका पावर का मिसयूज होता है हमको नहीं मालूम है। पीएमएलए के तहत 5164 केस हुए हैं। मुझे बता दे भाजपा प्रवक्ता, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, एक भी भाजपा का नेता का अंदर नाम
नाम आया हो, कि आपकी एजेंसी का दुरुपयोग आप सिर्फ विपक्ष के खिलाफ करेंगे? आज बीबीसी के खिलाफ रेड हो जाती है क्योंकि आपके खिलाफ बोलते हैं, एनडीटीवी के खिलाफ क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी, और आप डर का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि हमने एक आदमी को डरा दिया तो 10 आदमी चुप हो जाएंगे। ये किस प्रकार की राजनीति है भाई साहब? और फिर आप बोलते हैं कि हम चुनाव जीतते हैं। आप हिम्मत है तो फ्री एंड फेयर करके दिखाइए, डर का माहौल हटाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो एक पार्टी आपके खिलाफ महाराष्ट्र में खड़ी हुई, जो आपके साथ खड़ी थी, आपका अहंकार 2019 में आपने बहुत बोला देखिए फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है, लेकिन उससे पहले जब 2018 में आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीते, तब आपने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए, तब आपने फ्री एंड फेयर पर। आप जीत जाए तो फ्री एंड फेयर, आप हार जाए तो अनफेयर। ये रोहन जी बिल्कुल नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हम जीत जाए तो। मैं बता रहा हूं कि अगर इतने दुरुपयोग के बाद भी हम जीत रहे हैं, इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, अभी जो पार्टी शिवसेना की हमने बात की, संगठन पूरा उनके अब पलट रहे। आपने कहा फ्री एंड फेयर नहीं होते, आप जीत जाए तो फ्री एंड फेयर, आप नहीं जीते तो फ्री एंड फेयर नहीं। सुन लीजिए दीपक जी, नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने ये नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि मीडिया का और सबका जो लोग भी इनके खिलाफ खड़े होते हैं, ये इनको कुचलने की बात करते हैं और मैसेज देते हैं कि भैया हमारे खिलाफ कोई खड़ा हुआ है, देखिए हम क्या हशरत करते हैं। तो जो दूसरी 10 आवाज खड़ा होने का प्रयास करती है उनके खिलाफ, वो चुप हो जाती है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, मुद्दा यहां पे क्या है। मैं आपको उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। आपने कहा नोटबंदी के बाद चुनाव जीते, उत्तर प्रदेश का चुनाव कहां चला गया? स्मशान कब्रिस्तान में चला गया, वो दिवाली और ईद पे चला गया। अरे आपको अपने काम पे भरोसा है तो क्यों आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? आप कहते हैं ना नोटबंदी पे, आप नोटबंदी पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, आप दूसरे मुद्दों को बड़ा कर देते हैं, जिससे जो इकोनॉमिक मुद्दे आपकी विफलता है वो छिप जाए, और फिर आप बोलते हैं कि देखिए हम तो चुनाव जीत गए, इसका मतलब है देश की जनता को नोटबंदी से फर्क नहीं पड़ता। ये गोल पोस्ट आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज दीपक जी, इनके प्रधानमंत्री ने 8 साल पहले जो वादे किए थे कि 2022 तक हम लोग हर भारतीय को घर दे देंगे, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, जो किसान है उसकी आय दुगना हो जाएगी, कौन से वादे आज तक पूरे हुए? गोल पोस्ट पे गोल पोस्ट शिफ्ट करें। और जब हम सवाल मैं तमाम बातों पर अमित मालवीय जी से जवाब लूंगा, लेकिन उनसे भी मैंने सवाल पूछा कि क्या आप अल्पसंख्यकों मुसलमानों को डराते हैं? रोहन जी सुन लीजिए, मेरी बात भी सुन लीजिए ना, थोड़ा सा मुझे भी बोलने का मौका दे दीजिए। लेकिन आपने मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ए के एंटनी ने 2014 में कहा था कि आपकी छवि बहुत ज्यादा मुसलमानों का समर्थन करने वाली हो गई है, इसके चलते आपको मेजोरिटी के वोट नहीं मिल पा रहे हैं। आपकी खुद की फाइंडिंग है कमेटी की, इस पर आपने कोई जवाब नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं इसका जवाब दूंगा, मैं जवाब दे दूं इसका दीपक जी। देखिए मैं आपको, चलिए आगे मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन मैं राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट सुनाता हूं, आप इसका जवाब दीजिएगा। क्या ए के एंटनी जी सही बोल रहे थे या ए के एंटनी जी की रिपोर्ट ने गलत बोला? लेकिन राहुल गांधी ने और क्या किया, कैसे विपक्षियों पर केस दर्ज किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि हम बोलते हैं और हमारे खिलाफ केस हो जाता है। सुनिए राहुल जी ने क्या कहा। Cases on opposition, I've got number of criminal libel cases for things that should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story, right? And that's what we are trying to defend. What we found as the opposition was that it's very difficult to communicate with people when you have this type of an assault on the media, on the democratic architecture. तो अमित जी वो कह रहे हैं कि हम बोलते हैं तो हम पर केसेस हो जाते हैं, अपोजिशन की पार्टी पर केसेस हो जाते हैं, आप हमको उठाकर जेल में बंद कर देते हैं और थोड़ी देर बाद छोड़ देते हैं। ये क्या हो रहा है? और वाकई क्या राहुल जी को कम्युनिकेशन में दिक्कत पैदा कर रही है सरकार और बीजेपी? वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे लोगों के साथ। दीपक जी, राहुल गांधी बेल पर बाहर चल रहे हैं, उनकी माताजी भी बेल पर बाहर हैं, सत्याग्रह करने के लिए नहीं, भ्रष्टाचार करने के लिए। और ये भ्रष्टाचार का केस कब दर्ज हुआ? एनडीए की सरकार में या यूपीए के शासनकाल में? जो नेशनल हेराल्ड का करप्शन केस है, जिसमें मां बेटा दोनों मुचलके पे बाहर चल रहे हैं, जब यूपीए की सरकार थी तब ये एफआईआर दर्ज हुई थी और कोर्ट के माध्यम से दर्ज हुई थी। ऐसा नहीं था कि यूपीए ने खुद एफआईआर दर्ज करा के तहकीकात शुरू करा दी। बहुत हाथ पैर पटकने के बाद जब कोर्ट ने कोई रियायत नहीं दी, तब इनके ऊपर ये केस दर्ज हुआ। जब केस की सुनवाई के लिए बुलाया गया तो राहुल गांधी पहुंचने की जगह तमाम अपने कार्यकर्ताओं की भीड़ का हुजूम लेकर वहां पहुंचे और उन्होंने उपद्रव किया।
अब दिल्ली में अगर शांति बनाए रखना है तो ऐसे उपद्रवी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई। आपकी अभिव्यक्ति की आजादी थी तभी तो आप सड़क पे लौट लौट कर विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे और दिल्ली की जनता को असुविधा पहुंचा रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके नेता को सवाल जवाब करने के लिए तलब किया, वो भी उस मामले में जिसमें आप बेल पर बाहर चल रहे हैं, कोर्ट से आपको रियायत नहीं मिली है, राहत नहीं मिली है। तो अगर राहुल गांधी को लगता है कि हिंदुस्तान की न्यायिक प्रक्रिया भी कमजोर है तो फिर वो हिंदुस्तान में रहना क्यों चाहते हैं, मैं पूछ रहा हूं। और अगर वो विदेश की धरती पर जाके हिंदुस्तान के सभी संगठनों को कोसते हैं, जैसे अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, इन्होंने कई बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करी। मतलब इनका यह कहना है कि हिंदुस्तान में जो इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, और जब ये हिमाचल जीत जाते हैं तब फ्री एंड फेयर होता है चुनाव, लेकिन जब नागालैंड में सन्नाटा हो जाता है तो फ्री एंड फेयर नहीं होता है। महाराष्ट्र की एक सीट ये जीत जाते हैं तो फ्री एंड फेयर होता है, और दूसरी सीट हार जाते हैं तो फ्री एंड फेयर नहीं होता है। हकीकत यह है कि हम आईना साफ करते रहे लेकिन धूल चेहरे पे थी। कांग्रेस का आज यही हाल है। और राहुल गांधी बार बार अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, मीडिया पे असॉल्ट की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान में मीडिया एक खेमा है जो लगातार प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, उनकी सरकार की नीतियों के खिलाफ उन पर निजी हमले करता आया है। आप खुद पत्रकार हैं, बहुत लंबे समय से पत्रकार हैं, अलग अलग संस्थाओं में आपने काम किया है। आप अपने दर्शकों को बताइए कि मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हमेशा बुलंद रही है, और अगर इस देश पर किसी ने इमरजेंसी लगाई और मीडिया की अभिव्यक्ति को छीनने का काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी थे। मैं दोबारा कह रहा हूं, बार बार झूठ बोलने से कांग्रेस पार्टी को लगता है कि लोग उसको सच मानने लगेंगे। ये उस जमाने में हुआ करता था जब सोशल मीडिया नहीं था और एक तरफा बयान चलते थे, मीडिया वाम विचारधाराओं के पत्रकारों के कब्जे में हुआ करता था या सरकारों के कब्जे में हुआ करता था, और वहां पर जो सरकार चाहती थी, यानी जो कांग्रेस पार्टी चाहती थी, क्योंकि वो लंबे समय तक सत्ता में रहे थे, वही खबर चलती थी। लेकिन आज ये हो नहीं पा रहा है। आज राहुल गांधी का वीडियो मीडिया में चलने से पहले सोशल मीडिया में चल जाता है। अब अगर आलू से सोना निकालने वाली बात राहुल गांधी करेंगे तो लोग उनका उपहास करेंगे ही। अगर वो जाकर ऐसी बात कहेंगे कि कश्मीर में लोग तिरंगा लेके चल रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि लोग समझेंगे कि वहां पे कानून व्यवस्था और हालात ठीक है। राहुल गांधी को अपने खुद के बयानों का इल्म नहीं है, उनकी राजनीति किस तरफ है इसका उनको आभास नहीं है, और उनका जो एक गिरोह उनके आसपास चलता है, जानकारी दीजिए। और राहुल गांधी उसी प्रकार के बयान देते हैं जो उनकी राजनीति को सूट करता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं दीपक जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बट सबसे ज्यादा आरोप तो हमारे देश आप में पर जो लगता है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू राहुल गांधी की इमेज पप्पू वाली बना देते हैं, और सबसे ज्यादा ट्वीट आपके लिए होते हैं कि अमित मालवीय करते हैं, और कांग्रेसियों के होते हैं, कांग्रेस के नेताओं के होते हैं, उनका आरोप रहता है हमेशा। इसमें सच्चाई है कि हम राहुल गांधी के वीडियो को सुनते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि लोगों को पता रहे कि जिस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए बैठा है और देश में थोपना चाहता है, उसकी मानसिक स्थिति और मानसिक क्षमता कितनी है। यह सच्चाई है। लेकिन मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं दीपक जी। माफ करिए, मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है। जब भी देश में कुछ अच्छा हो रहा होता है, चाहे वो जो G20 का विषय हो या पार्लियामेंट का कोई महत्वपूर्ण सत्र हो, तो क्यों राहुल गांधी उस प्रकार के बयान देते हैं जिससे विदेशी ताकतों को और मजबूती मिले? ये मेरा सवाल है। ठीक है, मैं आप ही का सवाल ले जाता हूं, और मैंने बड़ा दो टूक सवाल पूछा आपसे, इसलिए पूछा कि यही कांग्रेस नेताओं का और सोशल मीडिया पर आरोप लगता है। और मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया के आने के बाद
अब मेन स्ट्रीम मीडिया की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर दोनों तरह के विचार खूब चलते हैं, राइट के भी, लेफ्ट के भी, सेंटर के भी, और जिसका जितना दम है, जिसकी जितनी लोकप्रियता है, वो उतने ट्वीट्स रिट्वीट्स वहां पर पाता है। लेकिन रोहन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अमित मालवीय कह रहे हैं कि हाँ भाई, हम उनकी बातों को जनता तक पहुंचाते हैं, कैसे देखते हैं? और कहते हैं उनके बयान ही उनके लिए मुसीबत मान जाते हैं। आप क्या कहेंगे रोहन जी अमित जी के इस आरोप पर कि राहुल के बयान ही राहुल के लिए मुसीबत बन जाते हैं, राहुल गांधी जी के लिए? दीपक जी, अगर सोशल मीडिया पे झूठ फैलाने के लिए पकड़े जाने का अवार्ड मिले तो मुझे लगता है उसके लिए अमित मालवीय जी पूरे वर्ल्ड में स्कोर करेंगे और गिनीज बुक में भी उनका नाम आ सकता है। आपके शो में ही मुझे ये आइडिया मिला है और अमित जी से मुझे लगता है डिटेल लेके हम गिनीज बुक में अप्लाई करते हैं कि सोशल मीडिया पे झूठ बोलने के बाद पकड़ा जाने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड उनके नाम पे ही प्रस्तापित होगा। देखिए दीपक जी, सोशल मीडिया समझता है, लेकिन रोहन जी एक बात ये है कि आप भी तो सोशल मीडिया पे कुछ भी कर सकते हैं, आप भी फैला सकते हैं, जो ये फैला रहे हैं उसका काउंटर तो आप कर ही सकते हैं, और आप करते रहे। फर्क है दोनों में दीपक जी, मैं वही बोल रहा हूँ, दीपक जी देखिए, दो चीजें समझे, सोशल मीडिया दो धारी तलवार है, आप सच भी जनता तक पहुंचा सकते हैं और झूठ भी पहुंचा सकते हैं। अभी तक ये चल रहा था कि लोग झूठ परोस रहे थे, सच बोलने वाले, अब तो हमको रोज पकड़ते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं कि इनको अवार्ड मिल सकता है। भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई, हर बार कोई टी शर्ट, जूते, ये करके कम से कम 12 बार इन्होंने झूठ फैलाने का प्रयास किया, हमने तथ्यों के साथ में एक्सपोज किया, बाद में ये चुप हो गए। इनके पास है ही नहीं, ये लेंस लेके बैठेंगे, कहीं ये मिल जाए वो मिल जाए, यही इनकी हकीकत, यही इनकी फितरत, यही तो डर कहता है। क्यों डरते हैं? अगर राहुल गांधी जी से इनको लगता है कि इनसे कोई डर नहीं है तो चुप ही बैठते हैं। अगर राहुल गांधी जी के खिलाफ ये लोग बोल रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब ये लोग डरते हैं कि ये सच अगर जनता तक पहुंच गया तो हमारा क्या हाल होगा। भारत जोड़ो यात्रा की मैं बात कर रहा हूं दीपक जी, जब यात्रा शुरू हुई तब इन्होंने कवरेज के लिए पीछे पड़ के ये करके झूठ फैलाने का काम किया, धीरे धीरे यात्रा सफल होती गई। पहले कहा कि नहीं साउथ के स्टेट से इसलिए सफल हो रही है, आगे जाके सफल नहीं होगी, भाजपा शासित राज्यों में सफल नहीं होगी, वहां पे सफलता मिली, अरे बोले यहां पे तो ये इश्यू है, आगे जाके ये होगा, ये होगा, ये होगा। यात्रा बढ़ती गई, कारवा आगे चलता गया, क्योंकि मुद्दे पॉजिटिव थे राजनीति के। हमने बेरोजगारी की बात की, हमने महंगाई की बात की, और जो भाजपा देश में नफरत फैलाता है हिंदू मुसलमान के बीच में, हमने ये 3 मुद्दे लेके देश की जनता के सामने गए और हमको सफलता मिली। यही तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। आपने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब दूंगा। देखिए कांग्रेस पार्टी, ये जो परसेप्शन का गेम है दीपक जी, मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी जब भी किसी के साथ अन्याय होता है, कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी रहती है। कांग्रेस पार्टी कभी भी जो पीड़ित के मामले पे हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं कर रही। अगर आप ये बात करते हैं जो किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ या 1000 किसान मरे, कांग्रेस पार्टी तो उनके साथ खड़ी थी, इन्होंने तो उनको भी देशद्रोही कर दिया। तो क्या वहां पे हिंदू मुसलमान की, वहां पे वो हिंदू नहीं थे जिनके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ी? आज मैं आपको एक कश्मीरी पंडित के लिए हर रोज राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं, कांग्रेस पार्टी मुखरता से उसके खिलाफ लड़ती है, तब क्यों बीजेपी चुप हो जाती है? आज हर रोज हमारे कश्मीरी पंडितों के भाइयों की जम्मू कश्मीर में हत्या हो रही है, तब ये क्यों चुप हो जाते हैं? तो ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये बात है गेम ऑफ परसेप्शन क्रिएशन। ये लोग जो करते हैं कि हम हिंदुओं के हितैषी, आप हिंदुओं के हितैषी नहीं हो, आपको क्योंकि वोट मिल रहे हैं इसीलिए आप ये कर रहे हो, आपको जहां वोट मिलेगा आप जाओगे। आप मुस्लिम आउटरीच क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको मालूम चल गया है कि देश की बहुत जो जनता है अब आपके मुद्दों को छोड़ के महंगाई पे। दीपक जी प्लीज मेरी बात को मैं खत्म कर दूं, क्योंकि उसमें बीच में रिदम टूट रही है। हम जो मुद्दों लेके आगे बढ़ रहे हैं कि महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कोई भी सरकार हो, मुझे लगता है कि देश को ये समझना पड़ेगा कि जो चुनी हुई सरकार है उसको जो वोट मांगने का अधिकार है वो जनता के गवर्नेंस के इश्यूज पे होना चाहिए। अगर हमारी भी सरकार है, हम लोग जाएंगे, हमारा 5 साल का रिपोर्ट कार्ड करेंगे, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि अगर रिपोर्ट कार्ड देने की बात आई तो सारी पोल खुल जाएगी। 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां किसानों की आय दुगनी, इतने इन्होंने जो जुमले दिए हुए हैं कि जनता ने अगर रिपोर्ट मांग लिया तो कुछ है नहीं, इसलिए हिंदू मुसलमान करना पड़ता है, इसलिए फर्जी राष्ट्रवाद की बात करनी पड़ती है। 2019 का चुनाव लड़ चुके हैं, हार गए, अब 2024 के लिए कुछ नया ढूंढिए। आखिरी बात दीपक जी, आखिरी बात, इनके विदेश मंत्री अभी कहे कि चीन तो बड़ी इकोनॉमी है, हम इन पे कैसे हमला करें? यही तो इनके डर की राजनीति है, जो आरएसएस की राजनीति। आप डरपोक है तो आप है, हम तो नहीं है, हम तो माफी वीर नहीं, हम तो लड़ेंगे। आप कैसे बोल सकते हैं देश के सामने, क्योंकि चीन की जो नीति है वो हमसे बड़ी है या उसका अर्थतंत्र बड़ा है तो हम हमला नहीं कर सकते? अगर मेरे घर पे कोई आके अटैक करेगा, मैं ये कहूंगा नहीं मुझसे बड़ा है भैया, तू आके ले जा, मैं तेरे से नहीं लड़ूंगा? ये किस प्रकार की बेतुकी बात? और हमको यह ज्ञान बांट रहे राष्ट्र हित का, आपको शर्म आनी चाहिए। कम से कम आपके विदेश मंत्री से पूछो तो सही कि किसको बोल के, क्या ये मोदी जी का बयान था? कोई गुस्सा नहीं, ये बयान का एक्सटेंशन था। देश की जनता जवाब तो मांगेगी, तब जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, देश की जनता को बता दे क्या हकीकत है। कितना झूठ फैलाओगे आप लोग?
शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है ये इतना बड़ा फिर मैं बोलूंगा आपको चीन वाली बात के बाद, चीन वाला इंसिडेंट आपने इसको उठाया, विपक्षी पार्टी के तौर पर उठाना आपका अधिकार है, लेकिन रोहन जी उत्तर प्रदेश का चुनाव उसके बाद हो गया। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, करोड़ों वोटर हैं वहां पर। अगर यूरोप से जोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश जो है दुनिया का सबसे बड़ा छठा मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। तीन बड़े, सिर्फ एक राज्य जो है यूएस के कई देशों से बड़ा है। आप बताइए, वहां फिर से जीत गए। चलिए मैं आऊंगा इस पर, लेकिन राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं। अब मैं सुनाता हूं राहुल जी का वो बयान, जवाब दे रहा हूं। आप आइएगा रोजी, और मौका मिलेगा, भी है हमारे पास 10 मिनट बात करने के लिए। आपने हाँ, मैं आप सभी बातों का जवाब देना, लेकिन राहुल जी ने एक बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया। स्वीपिंग है या नहीं है आप खुद डिसाइड करिए। मैं राहुल जी का वो बयान सुनाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया। सुनिए राहुल जी ने क्या कहा। In my view, Narendra Modi is destroying the architecture of India. So I'm not too bothered about 2 or 3 good policies that he's doing if he's blowing my country to smithereens or our country to smithereens, right? And I think that's what he's doing. I think he is imposing an idea on India that India cannot absorb, right? India, as I said, is a union of states. It's a negotiation. And if you try to force one idea on a union, it'll react. We've got Muslims in India. We've got Christians in India. We've got different languages in India, right? They're all India. Mr. Narendra Modi says he's not. Mr. Narendra Modi says he's a second-class citizen in India. Right? I don't agree with him. Now, if your disagreement is so fundamental, then really talking about 3 policies that you agree with, I think misses the point. तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको लगता है कि मोदी जी धीरे धीरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। ये उनकी बातों का भावार्थ निकाला जाए तो गलत नहीं होगा। उन्होंने कई सारे अपने लॉजिक्स भी इसके लिए दिए। अमित बालू जी, मैं सीधे आपसे जानना चाहूंगा, विपक्ष का काम है हमला करना, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या भारत के पास अभी सक्सेस स्टोरी के नाम पर कहने के लिए कुछ नहीं है? रोहन जी ने आप पर आरोप लगाया कि रिपोर्ट कार्ड के नाम पर भागते हैं, इसीलिए आप डिविजिव पॉलिटिक्स करते हैं, बंटवारे की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्योंकि आपके पास विकास का कोई रिपोर्ट कार्ड है ही नहीं। दीपक जी, मैं 2 विषयों पे अपनी बात कहूंगा। पहला, मैंने सुना कि कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार चाइना 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 कर रहे थे। हमारे देश में अगर चीन ने कभी भी जमीन का अधिग्रहण किया, तब जब नेहरू प्रधानमंत्री थे, तब नेहरू राहुल गांधी के मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर थे और ये उनके परिवार की विरासत है। हाल के दिनों में बीजिंग में जब ओलंपिक्स हुए थे तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी चीन के मेहमान थे। उसके बाद राहुल गांधी ने चाइना के साथ एक MOU साइन किया। राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज एम्बेसी के थ्रू करोड़ों रुपए डोनेशन में लिए गए। उसके एवज में हिंदुस्तान के बाजार को चाइना की कंपनियों को के लिए खोलने का काम कांग्रेस पार्टी ने नीतिगत तरीके से किया। आज भी जब डोलाम का क्राइसिस हुआ, तब राहुल गांधी चीन के दूतावास में जाकर उनके एम्बेसडर से ब्रीफिंग लेते हैं। और जब वो कैम्ब्रिज गए तो शायद आपने उनके भाषण में सुना नहीं, उन्होंने चाइना के अथॉरिटेरियन रूल को जस्टिफाई किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जो इंडिविजुअल लिबर्टी है उसके कंपैरिजन में चाइना का जो मॉडल है वो अपनी जगह सही है। तो ये एक तरीके से चाइना के हमदर्द है, चाइना परस्त है, क्योंकि चाइना ने राजीव गांधी फाउंडेशन में जिसका सीधा लाभ राजीव गांधी और सोनिया गांधी को मिलता है उसमें करोड़ों रुपए की राशि दी है। इसलिए ये चाइना 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 करते रहते हैं और राहुल गांधी चाइना की जबान बोलते हैं। दूसरा विषय रिपोर्ट कार्ड की बात का कहा। अगर हमारी सरकार ठीक से काम नहीं कर रही होती तो क्या 2019 में हम और बड़े मैंडेट के साथ चुनकर आते? अगर कांग्रेस को लगता है कि ऐसा हुआ है और ये गलत हुआ है तो ये लोगों की सूझबूझ पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। हमारे देश में 2014 तक 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे। पिछले 9 सालों में इसकी जो
संख्या है वो दुगनी हो गई है। हमारे देश में जितने किलोमीटर सड़कें थी 2014 तक, उतनी ही सड़कें पिछले 9 सालों में बनाई गई हैं। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम 2014 तक जितना हुआ था उसका दुगना काम पिछले 9 वर्षों में हुआ है। रेलवे की सूरत और सीरत बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। एक जमाना था लोग यूरोप जाते थे पेंसिल वाली ट्रेन के सामने खड़े होकर फोटो खिंचाने के लिए। आज हमारे देश में वही ट्रेनें बनती हैं और उड़ती हैं और लोग उसमें सफर करते हैं। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कहा। हर डिस्ट्रिक्ट में अस्पताल बनाना और मेडिकल कॉलेज बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। 22 एम्स पिछले 9 सालों में यहां बने हैं। ये जो तमाम चीजें हुई हैं ये लोगों के जीवन को सुधारने का काम हुआ है। मैं उज्ज्वला, शौचालय, जनधन अकाउंट, इन सब विषयों पे नहीं जा रहा हूं, किसान सम्मान निधि, क्योंकि ये सारी चीजें लोगों तक पहुंच रही हैं और लोग इसके बारे में जानते हैं। लेकिन ये जो बड़ा परिवर्तन देश में आया है पिछले 9 वर्षों में, राहुल गांधी इस पर आंख बंद करके बैठे हैं और कांग्रेस पार्टी इसको देखने के लिए तैयार नहीं। हकीकत ये है, और मैं आज जनता के भरोसे पे ये बात कह रहा हूं कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बड़े जनादेश के साथ सरकार बनाएंगे। और जिस प्रकार की देश विरोधी राजनीति, और मैं ये शब्द सोच के बोल रहा हूं कि ये मोदी विरोध में जो देश विरोध पे उतर आए हैं उसका जवाब जनता देगी। और राहुल गांधी आज 44 सांसदों के दल के नेता हैं और शायद 4 पर उतर आएंगे आने वाले दिनों में। ठीक है, सीधे रोहन जी के पास चलता हूं। रोहन जी, देखिए उनका दावा है 2024 में जीत का, लेकिन अगर मैं 2024 की बात करूं, एक सवाल, राहुल गांधी बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं लगता आपको ये कि भाई देश बर्बाद होता जा रहा है, मोदी के हाथ में देश बर्बाद हो गया? बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि लोग फिर कंपेयर करते हैं जमीन पर क्या है, स्टेटमेंट क्या है, और इन्हीं चीजों को अमित मालवीय जी जो है सोशल मीडिया पे आगे बढ़ा देते हैं। अब मुझे आप ये बताइए, अभी तो आपके गठबंधन फाइनल नहीं है, आप जिस दिन गठबंधन करने के लिए कहते हैं, मैं कटु सवाल आपसे पूछ रहा हूं लेकिन फैक्ट है, उस दिन आप कह देते हैं हम आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे, टीएमसी से नहीं मिलाएंगे, बीआरएस से नहीं मिलाएंगे। बचा कौन? 3 राज्य अपने माइनस कर दिए। दीपक जी, अभी जो भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे, आपने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। अब आप भी नहीं सुनेंगे तो फिर अमित मालवीय को तो मौका मिलेगा ही। मतलब देश के ढांचे को बर्बाद कर रहे हैं, यही कहा है। और देश का ढांचा क्या है? हमारी जुडिशरी है, हमारी जो इलेक्टोरल है, हमारी जो व्यवस्था, अर्थव्यवस्था है, अर्थतंत्र है, विदेश नीति है, हमारा न्याय तंत्र है। मैं भावार्थ बोल रहा था, मैं ये कह रहा हूं कि क्या इसका भावार्थ ये ना निकाला जाए कि देश बर्बाद हो गया? अगर देश की इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो गई तो देश बर्बाद हो गया। वर्ड यूज किया है दीपक जी सुनिए मेरी बात को। दीपक जी, आप वापस उसको वीडियो को चलाइए। आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, ही इज डिस्ट्रॉइंग आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ? देश का ढांचा क्या है, हमारे 4 पिलर क्या है? यही तो हमारे 4 पिलर है जिसके ऊपर ये अटैक कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? देखिए, उनकी मजबूरी है। अभी भाजपा प्रवक्ता ने चीन की बात की। आज जो गुजरात में झूले थे तो हमने तो नहीं झूले थे, वो तो उन्होंने ही झूले थे। डोकलाम तब जाके जब हो रहा था जब ये लोग यहाँ पे झूल रहे थे। और एक बार भी चीन का नाम लिया हो प्रधानमंत्री जी ने? बताइए। मालूम है चीन पे हम लोग विश्वास नहीं कर सकते, हमारे 20 जवान शहीद हुए। क्या आपको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट देना कि कोई गुस्सा नहीं है, इसका फायदा चीन को हुआ है? क्या आपको नहीं लगता है कि विदेश मंत्री के जो बयान है उसके हमारे सैन्य का मनोबल कम हो रहा है? और क्या आप चाहते हैं कि हम लोग चुप इसके ऊपर बैठे रहें? तो मतलब ये हर चीज को देश के अपमान या देश के खिलाफ नहीं बता सकते कि देश की जनता समझ रही है कि देश की जनता के ऊपर विदाउट एनेस्थेसिया ऑपरेशन ये लोग हर बरोस कि इनको मालूम ही नहीं है देश कैसे चलाया जाता है। आते हैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर देंगे, देश के ऊपर डाल के चले जाएंगे, तोप के चले जाएंगे, जब वापस कुछ आएगा और नया लेके आएंगे। देश ऐसे नहीं चलता है, देश जवाबदेही पे चलता है। इन्होंने कुछ आंकड़े दिए। दीपक जी, जब देश की जनता के सामने अपना एजेंडा लेके जाते हैं, आपके जो वादे थे कि 2022 तक हम ये वादे पूरे करेंगे, आप गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। आपने क्यों वादे किए कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, किसान की आय दुगनी कर देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हर भारतीय को घर देंगे, हर घर में बिजली होगी, हर घर में नल होगा, नल में जल होगा। आज बताइए आपके गोल पोस्ट क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? सरकार होगी तो काम तो करेगी, पर आपने जिस वादों पे जनता के से वोट मांगे थे 15 लाख की बात हो, क्या वो वादे पूरे हुए हैं? जनता तो उस पर बात करेगी। और
और जैसे ही चुनाव आएंगे, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है कि सही मुद्दे पे ये लोग चुनाव लड़े, जैसे ही चुनाव आएंगे कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करना है। और हम लोग भी सीख रहे हैं, देखिए ये इनकी रणनीति है, राजनीति, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहेंगे। हम सीख रहे हैं, हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा उसी कड़ी में एक पहल थी। आने वाले दिनों में हम और मजबूत होंगे, बिल्कुल सीख रहे हैं। आपका जब विपक्ष जो होता है वो जब कैसे मैनिपुलेशन करके अपनी सत्ता चलाता है, तो हमको भी लड़ना आ रहा है। महाराष्ट्र में क्यों हारे, देखिए वहां पे तो धन बल बाहुबल सब साफ कर दिया था, एक पार्टी को उन्होंने खत्म कर दिया। क्यों हारे वहां पे जहां पे 33 साल से जीत रहे थे? बताइए, यह अहंकार नहीं है? जनता की लाठी में आवाज नहीं होती है। उन्होंने कहा कि 4 से 44 से 4 आ जाएंगे, जनता की लाठी में आवाज नहीं होती। इतना अहंकार मत रखिए भाई साहब। बताइए 2024 में क्या होगा? बीच में काफी मैंने कल भी शो में बोला था, ये 3 राज्यों की जीत का जश्न मना रहे हैं, आप महाराष्ट्र की एक जीत को मुद्दा बना रहे हैं। अब कद्दू और अंगूर का कंपैरिजन तो नहीं हो सकता ना रोहन जी। बिल्कुल नहीं, कहां एक सीट की जीत और कहां 3 राज्यों की जीत? बिल्कुल नहीं। देखिए आप 3 बिल्कुल नहीं। देखिए मैसेज इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूं, एक बात बताइए, हिमाचल में आपका जितना लोकतंत्र की जीत था कि नहीं था? हिमाचल आउट हो गया। जब से हम हिमाचल जीते हैं दीपक जी मेरी बात खत्म कर लूं। जब से हम हिमाचल, देखिए हिमाचल में मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए रोहन। ये सीधा सवाल है, सीधा सवाल ये है कि हिमाचल में जीत आपकी लोकतंत्र की जीत है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही है, बोलिए। मेरा सीधा सवाल है, क्या हिमाचल में आपकी जीत लोकतंत्र की जीत नहीं है? हिमाचल में सुनिए, मैं जवाब सुन लीजिए। मैं इसका आपका, अगर मेरा जवाब आप सुन लेंगे, आप सीधा जवाब दे दीजिए ना। हिमाचल में पता है मुझे क्या हुआ? इसी नहीं, बिल्कुल लोकतंत्र की जीत हर जगह पे है। हर जगह पे लोकतंत्र, जहां भाजपा जीता है वहां पे भी लोकतंत्र की हार। तो फिर ये जीत जाते हैं, लोकतंत्र की हार कैसे हो जाती है? मुझे ये नहीं समझ आता। देखिए यही लॉजिक समझने की कोशिश कर रहा हूं। कभी लोकतंत्र सुन लीजिए, मैं आप दीपक जी, लोकतंत्र को कोई हरा नहीं सकता। लोकतंत्र पे ये लोग प्रहार कर रहे हैं। मैंने यही कहा कि आज भी हमारा लोकतंत्र बचा हुआ, और प्रहार कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। हिमाचल में क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी गए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी वहां से थे, उनके केंद्रीय मंत्री जिन्होंने आज प्रेस की वो भी वहां से थे। एक छोटा राज्य था, क्यों वहां पे वो लोग हारे? उसका मैं कारण बताऊं तो कांग्रेस पार्टी ने क्या सीखा वहां से। वहां हमने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की, सारे लोकल इश्यूज की बात की हमने। पूरे चुनाव को हमने कहीं पे भी ना हिंदू मुसलमान पे जाने दिया, ना इनके दूसरे जो बड़े बड़े वादे उस पे जाने दिया। हमने फोकस किया हमारे मैनिफेस्टो पे, हमने फोकस किया हमारे वादों पे, और पूरा कैंपेन हमारा जो फोकस्ड रहा उसका हमको परिणाम मिला। अगर कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से फोकस से रह के लोकल इश्यूज पर जनता को आगे रख के करेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर जगह हम विजयी होंगे। हमको सीखना है, हमको इनके ट्रैप में नहीं फंसना है, ना जनता को फंसने देना है। आप हिंदू मुसलमान की बात चुनाव आते हैं तब क्यों करते हैं? आपने हिंदुओं के लिए क्या किया और मुसलमानों के क्या लिया? आप बताइए। आप अपना मैनिफेस्टो खोलिए और हर पेज पे जो लिखा हुआ है उसकी डिलीवरी जनता के सामने दिखाइए। और हमने हमारे राज्यों में जो किया है हम डिलीवरी दिखाएंगे, फिर जनता तय करेगी कि कांग्रेस को वोट देना है। हम वो माहौल लाना चाह रहे हैं, उसकी शुरुआत हमने हिमाचल से की है। आने वाले जो चुनाव है वो कर्नाटक की बात हो, राजस्थान की बात हो, जहां हमारी सरकार है, हम लोग रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे और पॉजिटिविटी से चुनाव लड़ेंगे। हमारी गलती होगी, जनता से बोलेंगे हम लोग। ठीक है, मैं एक सवाल पूछता हूं, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है। 2 मिनट है अब शो को क्लोज करने के लिए। क्विक जवाब चाहूंगा। सबसे पहले अमित मालवीय जी, आप पर यह सबसे ज्यादा आरोप लगता है कांग्रेस की तरफ से कि आपने राहुल गांधी की इमेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या आप वो करना बंद कर देंगे अमित जी? आप दीपक जी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनके खुद के भाषण बयान अपने आप में उनकी परछाई है, और वो जैसे ही बयान देते हैं पूरा देश उसको देखता है, सुनता है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस वाले तो शर्म से कहीं मुंह छुपा लेते होंगे, भाजपा वाले तो सुनते हैं और लोगों तक उसको पहुंचाते हैं। क्योंकि इस प्रकार का व्यक्ति जिसकी क्षमता एक बयान ठीक से देने की ना हो, देश को कैसे वो रिप्रेजेंट कर सकता है? और कांग्रेस पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को देश पर थोपने के लिए आमादा है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इनको देश से प्यार नहीं है क्या? आपको अपने नेता से प्यार हो सकता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप ऐसे एक व्यक्ति को जिसकी क्षमता 0 के करीब हो उसको देश पर थोप दें। ठीक है रोहन जी, क्या कहेंगे गांधी पे? हमें मेरा सीधा सवाल था और उन्होंने जवाब भी सीधा दिया है। मैं सिर्फ ये बात पूछना चाहता हूँ। नहीं दीपक जी, बात बताइए। हमने तो राहुल गांधी के बयान दिखाए हैं ना भाई। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, हम वही कर लेंगे। वो कुछ बात जोड़ना चाहते हैं, मेरे पास 1 मिनट अभी। अगर वो इस प्रकार के बयान देते हैं जिससे उनकी क्षमता का परिचय मिलता है, तो हम क्या कर सकते हैं? मैं बोल दूं उनको, इनकी जो विचारधारा है, उनकी भाषा से इनकी विचारधारा दिखती है। मुझे ज्यादा नहीं कहना, बट
मैं देखिए दीपक जी, ये बेचारे राजनीति में आगे बढ़े हैं, कहीं ना कहीं इनकी दुकान जो है राहुल जी को गाली देके ही चल रही है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि ये बेरोजगार हो जाए। जैसे राहुल जी कहते हैं कि वे अपना काम करते रहें, इनकी भी रोजगारी की दुकान चलती रहे। हम नहीं चाहेंगे, ऑलरेडी इतने बेरोजगार है देश में, और एक बेरोजगार आ जाए। तो राहुल जी के खिलाफ झूठ फैलाते रहे, देश की जनता तय करेगी। मानसिक संतुलन आपका खराब है, राहुल जी के खिलाफ झूठ फैला के आपकी दुकान आगे बढ़ रही है। अच्छा, ये ना बोले व्यक्तिगत कमेंट नहीं प्लीज, एक दूसरे के बाद इस तरह के व्यक्तिगत कमेंट नहीं। रोहन जी, उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं बोला। हम तो राहुल गांधी के बयान को दिखा रहे हैं ना। नहीं बिल्कुल, आपने जब राहुल जी के लिए बोला दीपक जी, राहुल गांधी के बयान को दिखा रहे हैं। आपने राहुल जी के लिए उन्होंने बोला कि राहुल गांधी के हम बयान दिखा रहे हैं, राहुल गांधी के बयान उन्होंने कहा कि उनका जो लॉजिक है जीरो के खिलाफ है, तब आपको बोलना चाहिए था। अगर वो राहुल जी के खिलाफ बोलेंगे तो सुनेंगे नहीं। तो बस उनका जो मानसिक स्तर और उनकी क्षमता है वो शून्य के करीब ही है। जिस दिन इसमें क्या गलत बयान है? इनकी दुकान, इनकी पार्टी, इनको भाई राहुल गांधी का IQ अगर जीरो है तो अच्छा, मुझे यही रुकना पड़ेगा। अफसोस रोहन भाई, एक दिन फिर बैठेंगे। अमित जी, एक दिन फिर बैठेंगे। मेरे पास वक्त इतना ही है। ताल ठोक के मैं फिलहाल के लिए इतना ही।